नीलकुंड एक कौन सा था? देवली। और लास्ट करडाह। करडाह। इन सारे लेखों में गुर्जर प्रतिहारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर अपन बात करें अपने राजस्थान में तो कौन सा शिलालेख है? गटियाला शिलालेख। इससे भी किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर दो शिलालेख प्राप्त होते हैं। कितने? दो शिलालेख। एक कौन से वर्ष का है? तो एक 837 का है और दूसरा कौन से का है? 861 का है। तो यहाँ पर दो प्राप्त होते हैं अपने को। तो इनसे भी किसकी जानकारी प्राप्त होती है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती। एक पढ़ा था अपन ने बाहुक प्रशस्ति। कौन सा पढ़ा था? बाहुक प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? बाहुक प्रशस्ति। और इसका भी वर्ष क्या है? 837। इससे भी अपने को हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? हरिश्चंद्र के बारे में। तो एक तो कौन सा हो गया? एओल हो गया। एओल के रचनाकार कौन थे? रवि कीर्ति। एओल के रचनाकार कौन थे भाई? रवि कीर्ति। इनके द्वारा एओल की और ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखाया गया था। क्योंकि आपको पता है एक भारत में बहुत बड़ा नर्मदा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? नर्मदा का युद्ध हुआ था। उस नर्मदा के युद्ध में जो हर्षवर्धन है, कौन से वर्धन है? हर्षवर्धन है। और एक जो है पुलकेशिन सेकंड है। कौन है? पुलकेशिन सेकंड। तो ये पुलकेशिन सेकंड जीत गया था और हर्षवर्धन क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक था। उस शासक का नाम क्या था? पुलकेशिन सेकंड था। इस युद्ध की जानकारी अपने को कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? एओल अभिलेख से प्राप्त होती है। जिसका लेखक कौन था? तो उसका लेखक जो था वो था रवि कीर्ति। लेखक कौन था? रवि कीर्ति है। और ये किसके समय का लेख है? पुलकेशिन द्वितीय के समय का लेख है। तो ये पॉइंट रेडी हो गया। बहुत बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ऑलरेडी आ चुका है कितनी बार, और ये प्रश्न भी काफी बार आ चुका है कि प्रतिहार वंश के बारे में जानने का पहला जो स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है एओल अभिलेख। इसके अलावा एक जानकारी प्राप्त होती है ग्वालियर प्रशस्ति से। कहां से प्राप्त होती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो भोज के समय की है। किसके समय की है? भोज के समय की। और भोज के द्वारा लिखवाई गई है। तो इससे भी प्रतिहार वंश की क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अगला शब्द आता है, ये पॉइंट नोट कर लिए कि आपने जानकारी के स्रोत टफ पॉइंट बनता है तो यहां से बनता है। आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखो हमारे यहाँ पर कुछ लेखक है, जैसे कि चीनी यात्री हेनसांग। कौन सा नाम आया था? हेनसांग। हेनसांग जो आए थे ये आए थे हर्षवर्धन के समय। किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय। चीन के यात्री हैं। कहाँ के यात्री हैं? चीन के यात्री हैं। किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय। कहाँ पर आए थे? भारत की यात्रा पर, बौद्ध स्थानों की यात्रा पर आए थे। तो हेनसांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है, वेन स्वांग भी कहा जाता है, स्वेन सांग भी कहा जाता है। तो ये आए थे और इन्होंने इस प्रतिहार वंश को जो नाम दिया था वो दिया था कूचेलो। कूचेलो। क्या नाम दिया था? कूचेलो। तो इन्होंने हेनसांग ने प्रतिहार वंश को क्या नाम दिया था? कूचेलो। कौन सा नाम दिया था? कूचेलो। उसके बाद में हेनसांग जब आए थे तो इन्होंने कहा कि इनका जो प्रतिहारों का मूल स्थान है, कौन सा स्थान है? मूल स्थान है। किसका मूल स्थान? प्रतिहारों का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? बीनमाल है। क्या नाम दिया था? बीनमाल। तो हेनसांग के अनुसार प्रतिहारों का मूल स्थान क्या है? तो बीनमाल है। और बीनमाल को जो नाम दिया था वो दिया था पीलो मोलो। बीनमाल को क्या नाम दिया था? पीलो मोलो। तो अपने राजस्थान में चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा बीनमाल को क्या नाम दिया गया था? पीलो मोलो। तो देखो कूचेलो किसको नाम दिया? प्रतिहारों को। कूचेलो किसको नाम दिया? प्रतिहारों को।
और बीनमाल को क्या नाम दिया? पीलो मोलो। तो प्रतिहारों को, जो वंश को क्या नाम दिया? यहां पर और सही करते हैं इसको, प्रतिहार वंश को, प्रतिहार वंश को क्या नाम दिया? प्रतिहार वंश को कुचेलो। और यहां पर जो है बीनमाल को क्या नाम दिया? पीलो मोलो। किसने नाम दिया बताओ? हेनसांग ने। इसके बाद में हमने देखा किसका नाम? एच.सी. राय चौधरी। एच.सी. राय चौधरी ने क्या कहा? एच.सी. राय चौधरी ने बताया कि इनका मूल स्थान क्या था? इनका मूल स्थान मंडोर था। क्या नाम था? मंडोर। यानी कि जो प्रतिहारों का मूल स्थान बताया एच.सी. राय चौधरी ने, वो कौन सा बताया? मंडोर बताया। किसने बताया? एच.सी. राय चौधरी ने। क्या नाम बताया? मंडोर बताया। उसके बाद में आता है नैणसी। हमारे राजस्थान में राजपूताने का अबुल फजल जिसको कहा जाता है, वो कौन व्यक्ति है भैया? वो है नैणसी, जिनका पूरा नाम मोहनोद नैणसी। किसके दरबार में रहते थे? जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में रहते थे। जसवंत सिंह सेकंड कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। और उनके ये देश दीवान के पद पर थे। दीवान उस समय प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। तो देखो उस समय ये भी याद होगा आपको कि जसवंत सिंह की रानी जो थी जसदेव, उसने गेट बंद कर दिए थे। उसको उदयपुरी रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयपुरी रानी। तो वो गेट बंद कर दिए थे उदयपुरी रानी ने, और इनको देश निकाला दे दिया था। किसको? नैणसी को। तो हम इसी नैणसी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 26 शाखाओं का क्या किया? इन्होंने 26 शाखाओं का क्या किया? 26 शाखाओं का उल्लेख किया। यानी कि कुल मिलाकर के प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं थी। और उन 26 शाखाओं में सबसे जो मुख्य शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? प्राचीन शाखा थी। वो कौन सी शाखा थी? तो वो प्राचीन शाखा थी मंडोर। कौन सी शाखा थी? मंडोर। मंडोर कौन सी शाखा थी भाई? प्राचीन शाखा। इन 26 शाखाओं में प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। तो यहाँ पर अपना ये नैणसी की बात भी हो गई। तो ऐसे तो देखो हम जानते हैं कि राजस्थान में जो राजपूत है उनकी कुल मिलाकर के 36 प्रकार माने गए। कितने प्रकार माने गए? और अगर हम बात करते हैं कि प्रतिहारों के कितने माने गए, तो प्रतिहारों के माने गए 26। कितने बताए? शाखाएं कितनी मानी गई? 26। और अगर हम गुइलों की बात करते हैं तो गुइलों के कितने मानी गई? 24। गुइलों की कुल मिलाकर कितनी शाखाएं मानी गई? 24। प्रतिहारों की कितनी मानी गई? 26। और राजपूतों की कितनी मानी गई? 36। तीनों अलग अलग है। 36 शाखाओं का उल्लेख कौन सी में मिलता है? तो पृथ्वीराज रासों में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासों में। बहुत फेमस किताब है पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान दो, पॉइंटों पे ध्यान दो, ऐसे याद नहीं रहेगा। अब आ जाओ, दो व्यक्ति हो गए, एक ये हो गए, एक हेनसांग हो गए, और एक कौन से हो गए? नैणसी हो गए। इसके बाद में और कौन थे? एक व्यक्ति का नाम और बताया था शायद, दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या बताया इन्होंने? डॉक्टर दशरथ शर्मा। बताओ। मूल स्थान इनका कहां ले गए? ये उज्जैन। क्योंकि दशरथ शर्मा इनका मूल स्थान क्या मानते हैं? मूल स्थान क्या मानते हैं? उज्जैन मानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर अधिकांश अध्यापक छोड़ते हैं। जैसे आपको आगे जो वंश पढ़ेंगे अपन, राठौड़ वंश, उसमें भी मूल स्थान का जिक्र होगा। आगे अपन पढ़ेंगे गुइल वंश, उसमें भी मूल स्थान का जिक्र होगा। आगे अपन पढ़ेंगे चौहान वंश, उसमें भी मूल स्थान का जिक्र होगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रतिहार वंश, उसमें भी मूल स्थान की बात कर रहे हैं। तो मूल स्थान से प्रश्न पूछा जाता रहा है पेपरों में, और प्रश्न आता है। हम क्या करते हैं? सीधा संस्थापक से शुरू करते हैं ताकि समस्याएं नहीं हो, डायरेक्ट मैटर समझ में आ जाए। संस्थापक पर जैसे चौहान पढ़ना शुरू किया तो हम क्या करते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। कौन था?
बस यहाँ से इसने फलानी झील बनवाई थी, है ना, फिर इसके बाद में ये शासक बना, उसके बाद वो बना, और उसके बाद वो बना, और उसके बाद वो बना। अपन एक स्टेप छोड़ चुके हैं, एक स्टेप खा गए अपन, उस पे अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़े अपन, ताकि अपने जल्दी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। और टीचर का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को समझ में आए, है ना। लेकिन अपन कोशिश ये करते हैं कि भाई एक बार में नहीं आएगा तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, 2 बार में आ जाएगा साला, उसमें क्या दिक्कत है, तो 2 बार में पढ़ लेंगे। तो ये है। अगला आते हैं गुइल। अब जैसे गुइलों में बात करते हैं, गुइल में डायरेक्ट शुरू करेंगे भाई, गुइल वंश का संस्थापक बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल था। ऐसे अपन राठौड़ वंश में राव सिंहा था। कौन था भैया? राव सिंहा था। ऐसे अपन चले प्रतिहार वंश में तो हरिश्चंद्र था। कौन था? लेकिन हमने जहां तक देखा है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक पेपर में नागभट्ट आया है। क्या है? नागभट्ट। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट है। कौन सा है? नागभट्ट। अभी हाल पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पूछा गया प्रतिहार वंश का संस्थापक बताओ, और आंसर क्या आया भैया? नागभट्ट। अब हमने तो नागभट्ट पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्या पढ़ा? हमने तो सभी कोचिंग में बच्चों ने क्या पढ़ा? हरिश्चंद्र पढ़ा। कुछ विद्वान लोग थे, वो बच्चों को भी सेटिस्फाई होना पड़ता है। अब बच्चा बोल देगा कि हे सर, अभी तो तुमने हरिश्चंद्र बोला, अभी तो उत्तर नागभट्ट आया, ये क्या हो गया? भाई जैसा स्रोत है वैसा उत्तर आएगा, जहां से पेपर वाला अप्रोच कर रहा है प्रश्न की वैसा उत्तर आएगा। ये कोई गणित थोड़ी है का उत्तर सर्वभौम एक जैसा उत्तर आएगा, वो तो मैथमेटिक्स में आता है। इसमें स्रोत और संसाधन के आधार पे उत्तर आता है। जैसे अभी हाल प्रश्न पूछ ले भाई, प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? डायरेक्ट ही प्रश्न है, और कुछ भी नहीं बोला तो आप सीधा ही आंसर लगा दो, मंडोर है। क्या है? सीधा ही लगा दो, मंडोर है। लेकिन भैया उसमें स्पेशल मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया? कि दशरथ शर्मा जी के अनुसार प्रतिहारों का मूल स्थान बताओ। किसके अनुसार? तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया? फिर तो मामला चेंज हो गया ना। तो बस ऐसे है। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, वर्तमान दौर में हमें कम नहीं पढ़ना चाहिए। हमें भले 2 बार पढ़ ले हम एक चीज को, पर कम नहीं पढ़े। आज छोटे से छोटा पेपर भी बढ़िया लेवल का आ रहा है। आज अपन ने चतुर्श्रेणी एग्जाम देखा, अच्छा आया। बीएसटीसी एग्जाम देखा, अच्छा आया। जिसमें हिस्ट्री पे तो बहुत डिमांड है पेपर की, हिस्ट्री की तो मांग गजब की है। उसके अलावा ज्योग्राफी आंकड़े बेस आती है। कल्चर की भी अच्छी डिमांड आ रही है, कल्चर है, हिस्ट्री है, इन पे तो बहुत पावर है पेपर का। तो ये है। तो हमारा ये मूल स्थान का मामला तो पूरा हो गया। अब इसके बाद हमने जो शासक पढ़े थे शाखाओं में, किसमें पढ़े थे? शाखाओं में। तो इनकी जो प्रमुख शाखाएं, कौन सी शाखाएं? प्रमुख शाखाएं, पॉइंट डालो। प्रमुख शाखाएं कौन सी शाखाएं थी? जिन्होंने डाल रखा है वो चेक करो, जिन्होंने नहीं डाल रखा है वो डाल लो। प्रमुख शाखाएं, तो सबसे पहले कौन सी शाखा थी? मंडोर शाखा। कौन सी शाखा थी? फिर कौन सी थी? मेड़ता शाखा। फिर कौन सी थी? कौन सी? बड़ोच। अब बड़ोच कहां पड़ता है इतना बताओ? बड़ोच गुजरात में पड़ता है। इसका पुराना नाम भृगु कच्छ है। क्या नाम है? भृगु कच्छ। बड़ोच का पुराना नाम क्या है भैया? भृगु कच्छ है। उसके बाद कौन सी थी? हाँ, जालोर। और जालोर के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में कन्नौज। ये इनकी मेन शाखाओं का नाम लिखा अपन ने। अब देखिए, सबसे पहले मंडोर शाखा जो है, इस पर शासन किया था हरिश्चंद्र ने। किसे किया था? जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है गटियाला से भी होती है। किससे होती है? जिसकी जानकारी हमें बाउक प्रशस्ति से भी होती है। कौन सी से होती है? तो बाउक प्रशस्ति और गटियाला शिलालेख दोनों से हमें क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई हाँ, मंडोर पर हरिश्चंद्र जो है उसका शासक था और ये संस्थापक था। क्या था? तो भैया यहां पर समझ लो कि मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। लेकिन जैसे हम मेड़ता पे आए, हमारा नाम बदला और हमारे यहाँ पर आता है
कि यहाँ पर नागभट्ट जो है वो फर्स्ट है। नागभट्ट जो है वो कौन है? फर्स्ट है। और नागभट्ट फर्स्ट को जो है मलेच्छ नाशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेच्छ नाशक कहा जाता है। यानी कि इसने मुस्लिम आक्रमणों को, अरब आक्रमणों को रोका और उनको नष्ट किया, इसलिए इसे मलेच्छ नाशक कहा गया। क्या कहा गया? क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि इसने अरब आक्रमणों को रोकने का काम किया। किसने किया था? नागभट्ट फर्स्ट ने। कौन से आक्रमणों को? अरब आक्रमणों को। क्या किया था? रोकने का काम किया था, इसलिए इसे क्या कहा गया? मलेच्छ नाशक कहा गया। इसे नागाव लोक कहा गया। क्या कहा गया भैया? नागाव लोक कहा गया। इसे इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया। इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया। इंद्र के दंभ का क्या कहा गया भाई? बताओ। इंद्र के दंभ का नाशक किसे कहा गया? और इसे मेघनाथ का प्रतिरोधक कहा गया। मेघनाथ का प्रतिरोधक कहा गया। देखो कितने बड़े बड़े नाम है। मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? नागभट्ट फर्स्ट। नागावलोक किसे कहा जाता है? नागभट्ट फर्स्ट। इंद्र के दंभ का नाशक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। मेघनाथ का प्रतिरोधक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। और संस्थापक भी कौन है? अब पेपर वाले ने पूछा कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था और उसमें ऑप्शन में क्या नहीं था, तो उस कंडीशन में कौन है? नागभट्ट फर्स्ट आता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जालोर शाखा आती है, एक कन्नौज शाखा आती है। जालोर में जो जगह है वो बीनमाल है। कौन सी जगह है? बीनमाल है। और इस बीनमाल को क्या नाम दिया गया? पीलो मोलो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भैया? पीलो मोलो। बीनमाल को क्या नाम दिया गया? पीलो मोलो। देखो भाई, जो बच्चे आपस में बातचीत करेंगे वो फिर डिस्टरबेंस लाते हैं, है ना। अगर तुम कुछ भी पढ़ के आए हो तो प्रश्न पूछो, है ना। दूधाड़े निकाल देंगे अच्छे अच्छों के, तुम क्या मानते हो, है ना। पर यूं है कि बात बिल्कुल नहीं करे। तुम चाहे जो मैराथन दे के आओ, लंदन तक की, जयपुर तक की, और प्रश्न पूछो, है ना। तुम उसमें से ऐसा प्रश्न लाओगे ये तुम्हारे साहब को आएगा ही नहीं, वो पूछो तुम्हें इस बात की छूट है, पर बात करने की छूट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दो। अब आगे से इंटरेस्ट खराब मत करो, है ना। बड़ी मुश्किल से तो इंटरेस्ट बढ़ता है और फिर इंटरेस्ट को खराब कर देते हो, है ना, तो वो माहौल खराब हो जाता है पूरा, है ना। देखो, हमें कोई यहाँ शौक तभी मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने का जब दोनों तो हाथों से ताली बजती है। एक हाथ से ताली बजा, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी पढ़ने में? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, तो फिर उसको अड़ाए रखो, है ना। अब देखो, कन्नौज के बारे में बात करते हैं। कन्नौज भारत में बहुत फेमस जगह है। कन्नौज एक प्रकार से जब हर्षवर्धन का समय था तो हर्षवर्धन की बहन का विवाह कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। और वहां पर जब बहन का विवाह हुआ था तो वहां के जो शासक थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जिम्मेदारी किसकी बनती है कन्नौज की रक्षा करने की? हर्षवर्धन की। इसलिए हर्षवर्धन ने कन्नौज की रक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली थी। लेकिन बाद में यहाँ कन्नौज, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? जब मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज के लिए अलग अलग शक्तियां कन्नौज को पाना चाहती थी, क्योंकि कन्नौज एक सेंट्रल इंडिया में आता है। कहाँ आता है? और पावरफुल जगह है, तो कन्नौज जीतना हर एक की इच्छा है। यानी कि हर प्रतियोगी परीक्षा देने वाला बच्चा आरएएस का पेपर देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रल पावर है। कौन सा पावर है? चाहे भले कॉलेज लेक्चर बन गया हो, चाहे स्कूल लेक्चर बन गया हो, चाहे सेकंड ग्रेड बनाओ, चाहे थर्ड ग्रेड बनाओ, फिर भी सारे के सारी तरह के बच्चे क्या देना चाहते हैं? जबकि उसका ग्रेड पे तो कॉलेज लेक्चर के पेमेंट से कम है, फिर भी उसका एग्जाम क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो पावरफुल पद है। कौन सा पद है? इसलिए देना चाहते हैं। चाहे वो भले से बीएसटीसी कराओ या बीएड कराओ, फिर भी कौन सा एग्जाम देगा? वो आरएस का एग्जाम देगा। इसी तरह उस समय का कन्नौज का माहौल था। तो यहाँ पर प्रतिहार, परमार, चौहान ऐसी शक्तियां थी, तो उनमें से त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ।
और ये जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ ये किस जगह के लिए हुआ? कन्नौज के लिए। कौन सा युद्ध हुआ? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। किस जगह के लिए हुआ? कन्नौज के लिए हुआ। बताओ कौन कौन लड़े? एक तो प्रतिहार लड़े। कौन लड़े? एक पाल लड़े और एक कौन लड़े? राष्ट्रकूट लड़े। प्रतिहार लड़े, पाल लड़े, और यहां बड़ा ना त्रिभुज। प्रतिहार लड़े, पाल लड़े और कौन लड़े? राष्ट्रकूट लड़े। जब ये तीनों लड़े तो फिर जीते कौन? बताओ कौन जीते? अंतिम रूप से कौन जीते? प्रतिहार जीते। इसलिए प्रतिहारों का कन्नौज पर क्या हो गया? अधिकार हो गया, क्योंकि जो जीता वही क्या है? सिकंदर है। यानी कि जो जीतेगा वही सिकंदर है, बाकी तो सब बंदर है। ठीक है ना? तो यहां पर किसका अधिकार हो गया? फिर प्रतिहारों का अधिकार हो गया। चलो बना लो, इस त्रिभुज को भी बना लो। चलो ये बताओ 36 शाखाओं के बारे में किसने बताया था? बताओ बताओ। देखो मुंडा खोलो, दिमाग खुलेगा, है ना? बताओ। और ये जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये किसी भी टीचर का तुम्हें मेरे जैसा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। ये मैं तुम्हें अभी बता दूं। तुम आज यूट्यूब खोल लेना और पढ़ लेना, है ना? तुम्हारे जमे जिस कोचिंग का पढ़ना, ऐसा चैप्टर जमा हुआ सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि दो चार बातें बताई अंट अपने हिसाब से मोहल्ला से, तुम तो मिला के देखना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यूट्यूब ओपन है और आप मिला के देख लो। आज जाओ और इसी चैप्टर को मिलाना, फिर उसके बाद में आत्म संतुष्टि करना कि मार साहब ने जो बताया वास्तव में काबिले तारीफ है। नहीं तो फिर क्या है? गुड़ गोबर श्यार का है ना? तो अगला पॉइंट चलते हैं। तो यहां पर आते हैं हम आगे कि प्रतिहारों का जो है नागभट्ट के बाद, कौन से भट्ट के बाद? सबसे पहले तो हरिश्चंद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हरिश्चंद्र की। तो देखो हरिश्चंद्र जो शासक था, कौन सा चंद्र है रे? ये राजा हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र है ओनली फॉर हरिश्चंद्र प्रतिहार। इसके दो मेट में थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम था सतराणी। एक का नाम क्या था? सतराणी। और दूसरी का नाम क्या था? एक तो थी इसके सतराणी और दूसरी कौन सी थी भैया? एक थी ब्रह्मणी। कौन सी थी? ब्रह्मणी। यानी कि ब्राह्मण की चोरी क्या है? ब्रह्मणी। और एक क्षत्रिय की चोरी क्या है? सतराणी। तो बताओ आप, इस सतराणी का नाम क्या था? भद्रा। और ब्रह्मणी का नाम क्या था? कोई बात नहीं, याद नहीं है ना? इसको रिक्त स्थान छोड़ दो। तो यहां पर ध्यान दो कि इसके चार छोरे हुए। किसके? किसके? एक का नाम क्या था? कंदक। लगाओ कंदक। उस कक्कू को काट देना, कंदक ही रख लेना। उसके बाद दूसरे का नाम क्या था? दह। एक का नाम क्या था? रज्जिल। और एक का नाम क्या था? भोग भट्ट। ये चार बैठे हुए। इनमें से रज्जिल जो है इसको क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी बनाया गया। किसको बनाया गया? रज्जिल को। तो यहां पर उत्तराधिकारी कौन बना था? यहां पर उत्तराधिकारी कौन बना था? रज्जिल बना था। ठीक। अब इसके बाद में शासकों का जो क्रम है वो टूट जाता है और बाद में जो शासक मिलते हैं वो मिलते हैं, एक तो कौन? नागभट्ट। कौन मिलते हैं भाई? नागभट्ट। तो ये बताओ नागभट्ट कौन था? अरे संस्थापक नहीं, नागभट्ट कौन था? रिलेशन क्या था इसका रज्जिल से? तो नागभट्ट जो है रज्जिल का क्या था? पोत्र, यानी कि पोता। क्या था भाई? पोता। और नागभट्ट के बाद नौ शासकों की वंशावली पे जिक्र नहीं होता है, यानी कि उनका पूरा का पूरा उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो यहां पर जो 10वें शासक का नाम मिलता है वो कौन मिलता है? सिलुक। 10वें शासक का नाम क्या मिलता है भाई? सिलुक। तो इस वंश का जो 10वां नंबर का शासक था वो कौन था? सिलुक।
तो नागभट्ट न से नो तो नहीं मिले, और 10वां मिला, वो कौन था? सिलुक। तो 10वां शासक कौन मिलता है? सिलुक। और सिलुक के बाद शासक कौन बनता है? तो सिलुक के बाद शासक बनता है बाउक। कौन बनता है? बाउक। और क आ गया यहाँ पर, क, और क से इसके बाद शासक कौन बनता है? कक्कुक। कौन बनता है बेटा? कक्कुक। कक्कुक कौन बनता है? कक्कुक। और कक्कुक को प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का कर्ण। कर्ण मतलब दानी, प्रतिहारों का दानी, प्रतिहारों का कर्ण किसको कहा जाता है? कक्कुक को कहा जाता है। तो प्रतिहारों का कर्ण कौन हो जाएगा? कक्कुक। आप चाहो तो ये याद रखना तुम कि यहाँ पर 9 नहीं मिले, 10वां कौन मिला? सिलुक। फिर कौन आया? बाउक। फिर कौन आया? कक्कुक। तो अगर मान लो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न शासकों को क्रम से जमाइए, और 4 नाम दे दिए, जैसे हरिश्चंद्र दे दिया, नागभट्ट दे दिया, सिलुक दे दिया और कक्कुक दे दिया, तो आपको जब क्रम जमाना है तो आपको एक झटके में जम जाएगा। जमेगा नहीं जमेगा? पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, लाइन से उत्तर आ गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया सिलुक, बाउक, कक्कुक। ठीक है, बाउक के बाद कौन बना? कक्कुक। अब हमने ये देखा था कि गटियाला शिलालेख जो है वो किसने लगवाया था? गटियाला शिलालेख जो है वो किसने लगवाया था? तो गटियाला शिलालेख जो है वो किसने लगवाया था साहब? कक्कुक ने लगवाया था। कौन सा शिलालेख? यहां तक का मामला हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम बराबर पे आते हैं। किस पर आते हैं भाई? तो बराबर पे आने के लिए हमें अगले शासक का नाम डालना है, और शासक का नाम डालिए आप वत्सराज। बरमाणी का नाम लिखाऊं? क्षेमा। बरमाणी का नाम क्या है? क्षेमा। और सतराणी का नाम क्या है? भद्रा। अगले शासक का नाम डालो वत्सराज। वत्सराज। अगले शासक का नाम डालो वत्सराज। 783 से 795, 783 से 795, 783 से 795। देखिए, वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, अब 3 नाम हो चुके हैं संस्थापक में। एक तो कौन सा हो गया? एक कौन सा हो गया? और एक कौन सा हो गया? तो वास्तविक संस्थापक में किसका नाम आएगा? वत्सराज का आएगा। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी माता का नाम भूमिका देवी, और पिता देवराज। इंद्र मत लगा देना पीछे, मैं तो कर दो, देवराज इंद्र थे। पिता कौन थे? देवराज थे। माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है? देवराज। उपाधियां, रण अस्तिन। कौन सी उपाधि? जय वराह। उपाधियां कौन कौन सी है? रण, अस्तिन और जय वराह। ये पिछली बार आ चुकी है जयवरा वाली। जयवरा की उपाधि किसने धारण की थी? तो वत्सराज ने। तो रण, अस्तिन और
जयवरा ये उपाधियां धारण की। रणहस्तिन का मतलब है युद्ध का हाथी। क्या अर्थ है इसका? युद्ध का हाथी, यानी कि युद्ध में कैसा था ये? हाथी के समान था ये युद्ध में। युद्ध जब लड़ता था तो जैसे हाथी जाता है ना मदमस्त होता हुआ, ये गया वो गया वो गया, है ना, तो ऐसे था ये। तो रणहस्तिन मतलब युद्ध का क्या था? ये हाथी के समान था ये युद्ध में, तो ये था। अगला पॉइंट चलो। वत्सराज के समय, वत्सराज के समय, वत्सराज के समय कन्नौज के लिए, समय कितना हो गया भाई? वत्सराज के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। वत्सराज के समय कन्नौज के लिए, किसके लिए? अंडरलाइन करो।